है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और वीडियो लेक्चर जो पब्लिश किया जा रहा है उसे भी आप देख रहे होंगे। आप सभी को पता है कि आपके यूजीसी नेट की परीक्षा 17 जून को है और हर बार जब परीक्षा होती है तो उससे 6-7 दिन पहले तक के जो वीडियो होते हैं वो पब्लिश किए जाते हैं। रिवीजन के तौर पर संक्षिप्त में पूरा विवरण दिया जाता है ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके। बाकी जो पेड बैच चलता है हमारा वो तो 6 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने पूरा लगातार चलता है, क्योंकि अब तो यूजीसी नेट की परीक्षा के बाद ही नया बैच शुरू हो जाएगा दिसंबर के लिए। तो अभी जो रिवीजन कराया जा रहा है जो सभी के लिए पब्लिश है, उसमें कल हम लोगों ने बात किया जो आपके पाठ्यक्रम में 13 उपन्यास थे उनकी बात की गई। और फिर आज जो बात करेंगे वो जो आपके पाठ्यक्रम में 14 नाटक हैं, इसके भी 2 भाग हैं। 7 नाटक एक भाग में और 7 नाटक एक भाग में करके आपको कराया जा रहा है। 2 वीडियो दिया जा रहा है। पहला वीडियो कंपटीशन एकेडमी चैनल पर है और दूसरा इसका पार्ट आप देख रहे हैं द गुरु एकेडमी पर है। मैंने उस वीडियो में भी बता दिया था कि दूसरा पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। कंपटीशन एकेडमी का ये सहयोगी चैनल है। तो इससे पहले हम लोगों ने अंधेर नगरी नाटक की बात कर ली, भारत दुर्दशा नाटक की बात कर ली, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त नाटक, ध्रुव स्वामिनी नाटक की बात कर ली, धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक की बात हम लोगों ने की और लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिंदूर की होली नाटक की बात की गई। बाकी जो 7 नाटक बचे हैं उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इसमें आपका जो पहला नाटक है वो है मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और द गुरु एकेडमी पर भी आप जाकर और इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष आप देखेंगे 1969 है और यह नाटक धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य जीवन के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन विसंगतियों को दर्शाता है। इसमें 3 स्त्री पात्र 5 पुरुष पात्र हैं, जिनमें से 4 पुरुषों की भूमिका एक ही पुरुष पात्र द्वारा निभाया जाता है। यह पूर्णतः की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इसमें 2 खंड भी हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसमें पात्रों की अगर बात करें तो सावित्री जो कि महेंद्रनाथ की पत्नी है, उम्र लगभग 40 वर्ष है। बड़ी लड़की जो बिन्नी है जिसकी उम्र 20 वर्ष से ऊपर नहीं है, लगभग 20 वर्ष की है। छोटी लड़की किन्नी जिसकी उम्र लगभग 12-13 वर्ष बताई जाती है। लड़का जो अशोक है जिसकी उम्र 21 वर्ष के आसपास है। काली सूट वाला व्यक्ति जो 1, 2, 3, 4 के रूप में भूमिका निभाता है, यानी महेंद्रनाथ है, सिंघानिया है, जगमोहन है, जुनेजा हैं, ये लोग हैं। यानी पुरुष 1 महेंद्रनाथ जिसकी उम्र लगभग 49 वर्ष है। पुरुष 2 में आप देखेंगे सिंघानिया है, पुरुष 3 में जगमोहन है और पुरुष 4 में जुनेजा है। आधे अधूरे में आप देखेंगे तो घटनाओं का ही वर्णन किया गया है। घटनाओं का ही वर्णन नहीं किया गया बल्कि रोजमर्रा के जीवन के अंतर्बाह्य स्तरों का उद्घाटन भी किया गया है। आधे अधूरे की समस्या एक विशिष्ट वर्ग की समस्या है, संपूर्ण समाज की नहीं। बोलचाल की भाषा होते हुए भी आधे अधूरे की भाषा हरकत की भाषा कहा जाता है। आधे अधूरे अस्तित्ववादी जीवन दर्शन के मूल सिद्धांत अस्तित्व बोध के संकट की यातना को मूर्त करने वाला नाटक है। इसका जो पहला पार्ट है, पूर्वार्ध जो भाग है, इसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त आप कहानी जान लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए, पहले खंड में या पूर्वार्ध खंड में महेंद्रनाथ के साथ जुनेजा का व्यापार असफल होना बताया गया है। महेंद्रनाथ अब बेरोजगार है, घर पर बैठा रहता है। उसकी पत्नी सावित्री अपनी कमाई से घर चलाती है और लड़का जो अशोक है उसके नौकरी के बहाने से अपने बॉस सिंघानिया को घर पर बुलाती हैं। अशोक नौकरी नहीं करना चाहता है, वो सिंघानिया का मजाक उड़ाता है। वह भी आराम तलब होता जा रहा है। उसे अभिनेत्रियों के फ़ोटो में दिलचस्पी है। वो कैसनोवा किताब पढ़ता है। अशोक अपनी माता से कहता है कि तुमने अभी तक जितनों को बुलाया केवल उनके नाम, तनख्वाह, रुतबे की वजह से ही बुलाया।
सावित्री की जो बड़ी लड़की बिन्नी है वह भी अपने घर से वापस आ जाती है। और इसी खंड में छोटी लड़की के द्वारा आर्थिक स्थिति का भी जिक्र आता है। तो इस पूरे प्रकरण में लड़की और लड़के तथा घर की स्थिति का जिम्मेदार महेंद्र नाथ खुद को ठहराता है। वह पारिवारिक स्थिति के बारे में खुद कहता है कि मैं इस घर में एक रबर स्टैंप की तरह हूँ। सावित्री कहती हैं कि महेंद्र नाथ पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। महेंद्र नाथ पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। इसी में आप देखेंगे कि सिंघानिया का सावित्री के घर इस बार तीसरी बार आने वाला था और इस पर भी दोनों में बहस छिड़ जाती है। सावित्री कहती है कि तुम इस बार भी घर पर नहीं रहोगे उसके आने पर। तब महेंद्र नाथ कहता है, महेंद्र नाथ का जो कथन है वो ध्यान दें। महेंद्र नाथ कहता है, सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हो आता, फ़िलहाल उसे देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, तो कम से कम मुँह में उसे मुंह तो दिखा देना ही चाहिए। फिर महेंद्र नाथ कहता है, तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को, उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की है। इसलिए कहा है कि महेंद्र नाथ का उसके साथ व्यापार था, व्यापार में नुकसान हो जाता तो वो क्या कर सकता है। महेंद्र नाथ कहता है, पता है कितना खर्च था उन दिनों इस घर का? 400 रुपये महीने का मकान था, टैक्सी के आने जाने का किराया था, किस्तों पर तुमने फ्रिज खरीदा, लड़के लड़कियों को कॉन्वेंट में पढ़ाया, उसकी फ़ीस जाती थी। तो इस पर सावित्री जवाब देती हैं, उनकी पत्नी जवाब देती हैं, कहती शराब भी तो आती थी, दावतें तो भी खूब उड़ती थी। तो इस तरीके से आपस में बहस होती है। सावित्री जो है वो बहुमुखी अपेक्षाएं रखने वाली, समाज में अपना स्वतंत्र पाने की जद्दोजहद करने वाली टूटती नारी का प्रतीक है। बिन्नी अपनी माँ सावित्री का ही नवीन या युवा संस्करण है। अशोक के द्वारा आप देखेंगे कि अशोक के द्वारा इस नाटक में आज की युवा पीढ़ी के उन युवकों का चित्र प्रस्तुत किया गया है जो आंतरिक संत्रास और घुटन के कारण दिशाहीन विद्रोह के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। वहीं किन्नी वाचाल है, आत्मकेंद्रित है, तुनक मिजाज है, आधुनिक किशोरी का प्रतीक है जो अधूरेपन और पूरेपन के दो पाटों में पिसकर चित्कार कर रही है। इसी में जो सिंघानिया है, सिंघानिया जलवायु की दृष्टि से इटली को बहुत अच्छा बताते हैं, इटली को पसंद करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है अगर अंदर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया कि सिंघानिया जलवायु की दृष्टि से किस देश को पसंद करते हैं, तो इटली को पसंद करते हैं। और सिंघानिया का तो इतना मजाक बनाया जाता है कि सिंघानिया जब चला जाता है तो अशोक जो है एक कार्टून बनाता है और पूछे जाने पर बताता है, सिंघानिया क्यों इशारा करता है कि ये तो उसी का चित्र है, वनमानुष की तरह बनाता है। तो इस तरीके की बातें होती हैं। जो दूसरा खंड है, दूसरे खंड में जो बड़ी लड़की बिन्नी है, अशोक से बनिया के यहाँ से उधार सामान मंगाती है, चीज़ सैंडविच बनाती है कि वो माता और पिता दोनों को पसंद है। लेकिन उसे अशोक के द्वारा पता चलता है कि माता सही समय पर वापस नहीं आएंगी। और इसी अंक में छोटी लड़की का उम्र से पहले यौन संबंधों में रुचि, अशोक का उद्योग सेंटर वाली वाणा से प्रेम प्रसंग, जगमोहन के साथ सावित्री का बाहर जाना बताया गया है। तो जब सावित्री वापस आती है तो जुनेजा घर पर पहुंच चुका था। जुनेजा के द्वारा बड़ी लड़की के सामने सावित्री के प्रेम प्रसंगों को उजागर किया गया। छोटी लड़की सभी को मिट्टी के लौंदे कहती है और अंत में बीमार महेंद्र नाथ को जुनेजा के घर पर जो था उसे वापस घर पर बुलाया जाता है, घर पर वापस आ जाता है। तो इस तरीके का दोनों खंड में कहा गया है। इसमें जो महेंद्र नाथ हैं उनका जो महत्वपूर्ण कथन है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है जिन्हें सुनना चाहिए, वह सब तो एक रबड़ स्टैम्प के सिवा कुछ समझते नहीं मुझे। महेंद्र नाथ ये भी कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, इन सब की ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर से चिपका रहता हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ, घर घुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। वैसे आधे अधूरे में मैंने आप सभी लोगों को ये भी पढ़ाया है, ये भी बताया है कि इसमें आधे अधूरे में
सावित्री को कुकू किसने कहा है? आधे अधूरे नाटक में सावित्री को कुकू किसने कहा है? पढ़ाया है, याद होगा, मैंने प्रश्न भी आप लोगों से पूछा था। आधे अधूरे में सावित्री को, जो 4 पुरुष हैं, 1 2 3 4, किस पुरुष ने सावित्री को कुकू कहा है? पूछा था, याद आया आप लोगों को? चलिए, जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको तो याद ही होगा कि कुकू जो कहा गया है वो किसके द्वारा कहा गया है, और जो नए लोग हैं वो ज़रूर बताएं। मिट्टी के लौंदे भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मिट्टी के लौंदे के बारे में भी बताया है कि मिट्टी के लौंदे कौन कहता है। तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, और नहीं पता है तो एक बार ज़रूर ध्यान दें। जो पुरुष 3 है उसी ने सावित्री को कुकू कहा है। अब बताइए पुरुष 3 कौन है? अब इतना तो आपको याद ही होगा कि पुरुष 3 कौन है। नहीं पता है? लिख लें। पुरुष 3 है जगमोहन। पुरुष 3 है जगमोहन, जिन्होंने सावित्री को कुकू कहा है। सावित्री को कुकू कहा है, लिख लिया आपने। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे जुनेजा की अगर बात करें तो इसमें जुनेजा का भी एक महत्वपूर्ण कथन है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जुनेजा का एक कथन जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। जुनेजा कहता है कि बिना हाड़ मांस का पुतला, या जो भी कह लो तुम उसे, पर मेरी नज़र में वह हर आदमी जैसा एक आदमी है, सिर्फ इतनी ही कमी है उसमें। यह जुनेजा कहता है। जुनेजा का यह कथन ध्यान रखिएगा। सावित्री महेंद्रनाथ के बारे में एक बार जुनेजा से कहती है कि मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो ना खुद चलता है और ना किसी को चलने देता है। यह महेंद्रनाथ के बारे में जुनेजा से कहती हैं। तो इस तरीके के जो कथन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जुनेजा जब समझाता है सावित्री को, तो जुनेजा का एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जुनेजा कहता है कोई समझा सकता है उसे, वह इस औरत को इतना चाहता है अंदर से। तो इस तरीके से जुनेजा के भी कथन है जो कि महत्वपूर्ण है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि संक्षिप्त में बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। बाकी विस्तृत में तो पढ़ाया ही गया है, पूरा एक एक वीडियो लेक्चर पढ़ाया गया, एक एक टॉपिक दिया गया है। आषाढ़ का एक दिन जो कि मोहन राकेश का है। आषाढ़ का एक दिन, जिसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ। अंकों की संख्या 3 है। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है आषाढ़ का एक दिन। नाटक का जो शीर्षक है वो कालिदास की रचना मेघदूत, नाम आपने सुना होगा कालिदास की रचना। उसी मेघदूत की पंक्ति से आषाढ़ का एक दिन शीर्षक लिया गया है। अगर नहीं पता है तो लिख लें। कालिदास की रचना मेघदूत या मेघदूतम जो संस्कृत नाम है, कालिदास की रचना मेघदूतम की पंक्तियों के आधार पर आषाढ़ का एक दिन शीर्षक लिया गया है। लिखा। तो इस नाटक में सफलता और प्रेम में से एक को चुनने के संशय से जूझते हुए कालिदास एक रचनाकार और एक आधुनिक मनुष्य के मन की पहेलियों को रखा गया है। वहीं प्रेम में टूटकर भी प्रेम को नहीं टूटने देने वाली इस नायक की नायिका मल्लिका के रूप में योग्य पात्र को दिखाया गया है। और यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद है। पात्रों में अगर हम बात करते हैं तो पात्रों में आप देखेंगे ग्राम की एक वृद्ध स्त्री अंबिका हैं, अंबिका की पुत्री मल्लिका हैं, कवि कालिदास हैं, राजपुरुष दंतुल हैं, कवि मातुल हैं, ग्राम पुरुष में निक्षेप और विलोम है,
रंगनी संगनी नागरी हैं, अनुस्वार अनुनासिक अधिकारी हैं, फ्रेंगो मंजरी राजकन्या कवि कालिदास की पत्नी हैं। संक्षेप में अगर अंक 1 की कहानी हम देखें, जो 3 अंक हैं, 3 अंक में से पहले अंक की आप जान लें, क्योंकि संक्षेप में जब आप जान लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर आपको नहीं भी याद है और संक्षेप में कहानी आपको पता है तो आराम से उस प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं। संक्षेप में कहानी यह है कि पहले अंक में कि कालिदास अपने हिमालय के पास स्थित गांव में शांतिपूर्वक अपना खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और वहीं अपनी कला विकसित कर रहे हैं। कालिदास को वहीं की एक वृद्ध युवती की कन्या मल्लिका से प्रेम भी है। उससे मिलते हैं, खुशी से जीवन व्यतीत हो रहा है। एक दिन एक दूर के प्रदेश उज्जैनी से कुछ दरबारी आते हैं और उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में चलने की सलाह देते हैं, वहाँ के वैभव के बारे में बताते हैं। महाकवि कालिदास बड़े ही असमंजस में पड़ते हैं कि एक तरफ शांत मनोरम गांव है, प्रेमिका है, और दूसरी ओर राज वैभव लेकिन मल्लिका अपने प्रेमी कालिदास को सफल होना देखना चाहती है, इसीलिए वो कालिदास को वहाँ जाने की सलाह देती है। कालिदास अपने गांव के मनोरम दृश्य और प्रेमिका को छोड़ अनमने ढंग से भारी मन से उज्जैनी चले जाते हैं। यह पहले अंक में बताया गया है और इसी पर आधारित कुछ कथन भी हैं, जैसे मैं जानती हूँ, अंबिका कहती है, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका कहती है कि मैं जानती हूँ माँ अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनवसर है। यानी माँ बेटी में संवाद होता है। अंबिका फिर कहती हैं तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना है और आत्म प्रवंचना है। अंबिका आगे कहती हैं कि माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। फिर कालिदास का भी आप कालिदास कहते हैं, तब तक एक हिरण शावक को लेकर आते हैं, घायल हिरण शावक है, और हिरण शावक से कहते हैं हम जिएंगे हिरण शावक, जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। दंतुल जिसने की मारा है, शिकार किया हिरण शावक का, पीछे पीछे खून के जो निशान पड़े हुए होते हैं उसी को देख कर आता है और कहता है कि मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। ये तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने थे, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण नहीं कर पाता। आगे कहता है जब ये देने के लिए नहीं कहते हैं तो इस पर भी वाद विवाद होती है। मल्लिका कालिदास के बारे में दंतुल को बताती है, तभी दंतुल कहता है कि उज्जैनी के राजा ने स्वयं इनकी ऋतु संहार पढ़ा है और आचार्य वरुचि इन्हें लेने आए हैं, राजा इन्हें राजकवि का आसन देना चाहते हैं। मल्लिका अंबिका से अपनी कथा कालिदास के बारे में पूरी बता देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे सारी बातें हो रही हैं। मातुल को आप देखेंगे जिन्होंने कालिदास को पाला पोसा है, कहा जाता है उनके मामा हैं। मातुल इसको भेजने के लिए कहते हैं लेकिन कालिदास नहीं जाने को तैयार होता है। फिर मातुल गुस्सा होते हैं। मातुल कहते हैं कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया क्या इसी दिन के लिए कि ये इस तरह कुलद्रोही बने? मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। फिर मल्लिका का जो कथन है, मल्लिका कहती हैं कि कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का मूल्य है। मातुल कहते हैं ये लोक नीति है, मैं तो कहूँगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों एक का अर्थ एक ही है। तो इस तरीके से इसमें पूरा वार्तालाप होता है। जो दूसरा अंक है, दूसरे अंक के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद और कथन पर आते हैं। यहाँ पर यह कथन भी जान लें कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारक होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारक बन जाती है। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। लेकिन कुछ वर्षों के अंतराल पर जो दूसरा अंक है उसकी कहानी जान लेते हैं,
फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो दूसरे अंक में यह दिखाया गया कि कालिदास की उज्जैनी में जब वो पहुंच जाता है तो उज्जैनी में धाक जम चुकी है, उसकी ख्याति फैल चुकी है, उसका विवाह प्रियंगुमंजरी से हो जाता है और वह गांव में मल्लिका दुखी और अकेली है। कालिदास प्रियंगुमंजरी सहित गांव आते हैं लेकिन मल्लिका से मिलने नहीं जाते हैं, जबकि प्रियंगुमंजरी मल्लिका से मिलने जाती है। प्रियंगुमंजरी मल्लिका से कहती है, तुम मुझे अपनी सहेली बना लो, मैं तुम्हारा विवाह भी अपने किसी अच्छे सेवक से करा दूंगी। लेकिन मल्लिका प्रियंगुमंजरी के इस प्रस्ताव को इनकार कर देती है। ये दूसरे अंक में है। और जो तीसरा अंक है उसकी भी कहानी जान ले तो कथन समझना फिर बेहतर हो जाएगा आपके लिए। तीसरे अंक में दिखाया गया कि कालिदास गांव में अकेले ही आ जाते हैं। मल्लिका को जब पता चलता है कि कश्मीर का राज्यपाल है वो कालिदास को बना दिया गया है, लेकिन कालिदास इन सब को त्याग करके वापस गांव आ जाते हैं। अब तो मल्लिका की शादी भी हो चुकी है विलोम से, उसकी एक बेटी भी है। कालिदास मल्लिका से मिलने आता है लेकिन उसके जीवन के इन सच्चाइयों को देख पूरी तरह से निराश होकर पुनः वापस चला जाता है। तो ये कहानी है। खैर, मल्लिका का कथन देखें। मल्लिका का कथन है कि कविता का कुछ मूल्य है आर्यमातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। अब मल्लिका कहती हैं कि व्यक्ति उन्नत करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मल्लिका ये भी कहती हैं कि यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। ये और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा ही नहीं। मैंने भावना में वर्ण किया, मैंने पहले ही आपको ये कथन बता दिया। वैसे यह PDF आप सभी लोगों को मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप पर 805258 वाले नंबर पर व्हाट्सएप करिए अपना नाम लिखकर। मैंने उस वीडियो में पहले पार्ट में भी बताया, यहाँ पर भी बता रहे हैं, लिखकर भेज दीजिए तो आपको मिल जाएगा। जो निक्षेप का कथन है वो ये है कि योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यह निक्षेप का कथन है। निक्षेप का कथन है, ध्यान रखना कि योग्यता 1/4 व्यक्ति, निक्षेप का यह कथन ध्यान रखना। जहाँ पर निक्षेप कहते हैं, जब कालिदास को ले जाने की बात होती है, कालिदास मना करते हैं, तभी कहता है निक्षेप कि कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए, ये कहते हैं निक्षेप। निक्षेप ने यह भी कहा है कि अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी। फिर विलोम का कथन देखें। अंबिका, तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। राजकीय पगधूलि घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। यह विलोम का कथन है। यह विलोम का कथन है। विलोम का यह भी कथन है कि अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत सुंदर मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। यह भी विलोम का कथन है। मातुल की अगर हम बात करें तो मातुल का यह कथन है कि यह लोक नीति है, तो मैं कहूँगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का अर्थ एक ही है। अब इसके बाद में आगरा बाजार नाटक पर हम लोग आ जाते हैं कि आगरा बाजार नाटक में क्या कहा गया है। जब आगरा बाजार नाटक की बात होती है तो आप देखें, इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है, हबीब तनवीर का है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है आगरा बाजार। वैसे आगरा बाजार से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है। इसमें जो भी पिछली परीक्षा में पूछा गया है ये व्यंग्यात्मक शैली और संगीतबद्धता में लिखा गया है। इसी संगीतबद्धता की एक पंक्ति दी गई है आगरा बाजार नाटक से कृष्ण के बारे में, जो कि पूछा गया है। वैसे हबीब तनवीर का आप देखेंगे तो आगरा बाजार के अलावा चरणदास चोर भी है इनका। चरणदास चोर, बहादुर कलारिन, गांव के नाव ससुराल, मोर नाव दामाद, या हिरमा की नई कहानी, ये सारी चीज़ें हैं आप देखेंगे। इसमें शायरों के जीवन का वर्णन है, बेरोजगारी का वर्णन है, फ़कीरों के उपदेश और व्यापारियों के दर्द की कथा है। यही फ़कीरों का उपदेश जो है, जो कृष्ण पर आधारित है, वही पिछली परीक्षा में पूछा गया था। साहित्य की बिक्री पर व्यंग्य किया गया है।
आगरा शहर के बाजार का वर्णन है, प्रशासन की लापरवाही का चित्रण किया गया। इसमें पात्रों में आप देखेंगे, पहला फ़कीर, घोड़े का सौदागर, जो मैंने क्रम से दिया है, बाई द वे अगर क्रम से पूछा जाता है तो ध्यान रखना। ककड़ी वाला, तरबूज वाला, दूसरा फ़कीर, रीछ वाला, किताब वाला, मदारी, शायर, पनवाड़ी, पतंग का ग्राहक, एक लड़की, लड्डू वाला आदि। तो ये सब है। इसमें ककड़ी वाला लड्डू वाले से कहता है, ये जो कथन है कि आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। ककड़ी वाला तरबूजे वाले से कहता है कि जो सोच नहीं सकते वो समझ भी नहीं सकते। इसमें कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ पूछे जा सकते हैं, जैसे ख्वान का अर्थ होगा थाल, उस्त ख्वान का मतलब होगा हड्डी, अहले फजल मतलब प्रतिष्ठित, आलिमो फाजिल मतलब धुरंधर विद्वान, इफलास मतलब गरीबी, तुफैल मतलब कारण, गारतगरी मतलब तबाही, तनज़्ज़ुल मतलब पतन, दर्स मतलब शिक्षा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये कथन भी, ये शब्द भी दिए जा सकते हैं। इसी में हमजोली किताब वाले से कहता है कि ज़माने को ज़रूरत दरअसल मुजाहिद की नहीं बल्कि इंसान की है, इंसान कहीं नज़र नहीं आता। सौदा का कथन है कि श्री रामचंद्र ने लंका को फतह किया और तुम्हारे सूरमा हुस्न ने मेरे दिल का गढ़। वहीं तज़किरा नबी इस किताब वाले से कहता है कि बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल देता, पुरानी आदतें हैं कैसे छूटेंगी, जोर था तो खुद तैरते थे। किताब वाला हमजोली वाले से कहता है कि उस्तादों की ज़मीन पर हल चलाने वाले घटिया शायर बहुत मिलेंगे। तो ये आगरा बाजार से कुछ महत्वपूर्ण कथन था। बाकी आप देखेंगे बकरी नाटक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, जिसका प्रकाशन आप देखेंगे 1974 में हुआ है। अंकों की संख्या 2 है। नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया। आलोचकों ने इसे जनवादी नाट्य परंपरा कहा है। बकरी नाटक को आलोचकों ने जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक कहा है। कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें, जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक कहा है। यह एक व्यंग्य नाटक है जो कि लोक प्रचलित नौटंकी शैली का प्रयोग इसमें किया गया, जिसके माध्यम से यह बताया गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता, व्यवस्था और नेतृत्व तीनों ने आम जनता को छला है। इसमें युवा वर्ग का आक्रोश देखने को मिलेगा, आम नागरिक की पीड़ा का चित्रण है, समकालीन राजनीतिक कुरूपता का चित्रण है, भ्रष्टाचार और सामाजिक विसंगतियों का चित्रण है। इसके पात्रों में आप देखेंगे तो कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, दुर्जन सिंह, विपत्ति, भिपसी, नट, नटी, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, ग्रामीण, 1 और 2 ये हैं। इसमें बकरी जनता का प्रतीक है, सामान्य जनता का। बकरी विपत्ति की है, लेकिन इसे गांधी जी की बकरी बताया गया है। जब विपत्ति विरोध करती है तो नकली जज बनकर उसे सजा सुनाया जाता है। बकरी जो नाटक है, यह बकरी नाटक समकालीन जिंदगी का एक प्रमाणिक दस्तावेज है। जो बकरी नाटक है वह समकालीन जिंदगी का एक प्रमाणिक दस्तावेज है। नाटक का जो आरंभ होता है वो आप देखेंगे कि नाटक का आरंभ नट नटी से ही होता है, जहाँ पर नट गाता है कि 5 देव सम 5 दल लगी ढोंग की रेस। ये नट गाता है कि 5 देव सम 5 दल लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। और दुर्जन सिंह, इसमें आप देखेंगे जो दुर्जन सिंह है, जो कर्मवीर हैं और जो सत्यवीर हैं, ये तीन के तीनों गांव की भोली भाली जनता को लूटने की योजना बनाते हैं। गांव की गरीब औरत जो विपत्ति है, उस विपत्ति की बकरी को गांधी जी की बकरी बताकर जनता को धर्म के आड़ में लूटते हैं। और इसी में आप देखेंगे, इसी का जो अंश है वो आप देखें कि किसका किसका क्या कथन है। कर्मवीर कहता है कि जो इतिहास को झुठलाया है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है, समय उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। ये कहा गया है कर्मवीर के द्वारा। कर्मवीर के द्वारा ये कहा गया है। वहीं सत्यवीर की अगर बात करें तो सत्यवीर कहता है कि औरत, कबीरदास कह गए हैं
ई जग अंधा मैं कहीं समझाऊँ, बोल तूने इससे क्या सीखा। सतबीर ये भी कहता है, जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी होता है, ये उस गांव का एक युवक कहता है। सत्यवीर ये भी कहता है कि मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूँगा। इसमें जो दुर्जन सिंह है, दुर्जन सिंह कहता है कि इस बकरी ने, दुर्जन सिंह का कथन जो है, दुर्जन सिंह जो इसमें पात्र है, दुर्जन सिंह का ये कथन है कि इस बकरी ने हमेशा दिया है, आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया, आज भी बहुत कुछ देने को मुंतज़िर है, पर आप लोग लेना भूल गए हैं, क्योंकि आप देना भूल गए हैं। भाई आज़ादी के बाद आज़ादी के नाम पर लोगों को लूटा गया, हम गुलामी से मुक्त जरूर हुए, लेकिन अब हमारी लड़ाई अपनों से थी, जो एक दूसरों से अपनों को श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। और बकरी नाटक में आप देखेंगे जो दुर्जन सिंह का ये कथन है, बकरी नाटक इसी को संकेत करता है। इसमें जो युवक ये कहता है कि बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी है, तो युवक ठीक है। कल को आप लोगों को भी जेल ले जाएंगे। आप बकरी गांधी जी की हुई, कल गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी का हो जाएगा। ये सब ठग हैं, ठग। तभी तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा है कि आज गांधी जी, कल गांधीवाद के नाम पर हर एक का रोजगार चमक रहा है। उनकी समाधि पर एक फूल चढ़ाकर सब अपनी फूलों के सेज सजाते रहे हैं। कर्मवीर ये भी कहता है कि यह धरती जो है वो एक चरागाह है। किस तरीके से व्यंग्य किया गया है आम जनता पर, यह भी आप ध्यान दें। कर्मवीर का जो कथन है, कर्मवीर किस तरीके से व्यंग्य करता है, किस तरीके से कहा है, उस कर्मवीर की भाषा को जरा समझिए कि यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितना ही रौंदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। ये आपस में बात कर रहा है कर्मवीर से, कर्मवीर, सत्यवीर, दुर्जन सिंह। हम सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। अपने अपने चौपाए खुले छोड़ दीजिए, चरें मस्त रहें। चौपाया अपने जबड़े से एक घास नहीं कुतरता, दांत होते हैं इसलिए कि काटने चबाने समय गिर न जाए। और इसमें देखेंगे बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, ये सब संस्थाएं बना दी गई आम जनता को लूटने के लिए। दुर्जन सिंह कहता है शाबाश, बहुत अच्छा विचार है। बकरीवाद और विश्व शांति मानवता को आगे बढ़ाने का विचार है, सारा विश्व हमारा है। अंत में इसमें गान भी होता है कि जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियाँ, जिन छप्परों के बल पर खड़ी हैं हवेलियाँ, उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं, जब काम निकल जाता है तो पहचानते नहीं। ये बकरी नाटक की ही पंक्ति है। अब इसके बाद में देखिए, हम लोग संक्षेप में चल रहे हैं, आप सभी लोग जो देख रहे हैं वो ज़रूर ध्यान दें। संक्षेप में चल रहे हैं क्योंकि इतना समय नहीं है। एक दिन में आपको 14 नाटक 2 वीडियो के माध्यम से समझा देना, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो दे देना, ये भी अपने आप में कम नहीं है। कोशिश मेरी रहती है कि जितने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो दे दी जाएँ। बाकी जब हमारे पेड बैच में 6 महीने पढ़ते हैं तो एक नाटक पर एक पूरा का पूरा लेक्चर होता है। पूरे दिन में आप देखेंगे कि सुबह PDF दिया जाता है, दोपहर में विस्तृत वीडियो लेक्चर दिया जाता है, रात में फिर उसी टॉपिक पर लाइव कराया जाता है। तो एक टॉपिक दिन में 3 बार पढ़ाया जाता है, 3 बार आप पढ़ते हैं। अब एक ही दिन में आपको 14 नाटक पढ़ना है तो आप समझ सकते हैं कि कितना संक्षिप्त में लेकर चला जा रहा है। तो एक और द्रोणाचार्य नाटक जो कि शंकर शेष का है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1976 है, 2 भागों में विभाजित है। दृश्यों की संख्या इसमें 11 है। यह नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। इसमें आप देखेंगे तो द्रोणाचार्य के रूप में वर्तमान विसंगति का चित्रण है, पौराणिक और आधुनिक कथा का सामंजस्य, गुरु और शिष्य के रिश्ते में आई कड़वाहट, अध्यापक के अस्तित्व की समस्या, पीड़ित शिक्षक की विडंबना को दिखाया गया है। इसमें अरविंद
द्रोणाचार्य का प्रतीक है, प्रिंसिपल भीष्म का प्रतीक है, लीला कृपी का प्रतीक, विमलेंदु सैनिक का प्रतीक। बाकी अन्य पात्रों में यदु, चंदू, अनुराधा, राजकुमार, ये सब अन्य पात्रों के रूप में है। वैसे शंकर शेष के जो नाटक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं। अगर आपने पढ़ा होगा शंकर शेष के नाटक तो आप देखेंगे इनका एक और घरौंदा है, अरे मायावी सरोवर, रक्तबीज, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खजुराहो का शिल्पी है, बिनबाती के दीप है, बंधन अपने अपने। तो इनका सर्वप्रथम यही नाटक इन्होंने लिखा ना, इनका पहला नाटक है बंधन अपने अपने। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बंधन अपने अपने पढ़ा हो, खजुराहो का शिल्पी पढ़ा हो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाढ़ का पानी, चंदन के दीप, ये भी इनका नाटक है शंकर शेष का। बाढ़ का पानी, चंदन के दीप, नहीं पता है तो लिख लीजिए आप, क्योंकि आप लोग सुन ही रहे हैं जो भी चीज़ें आपको बताया जा रहा है। बाकी विमलेंदु की आत्मा अरविंद को समझाती है, लीला भी अरविंद को समझाती हैं। तो यहाँ पर ये संक्षेप में मैंने आपको बताया। शिक्षा जगत की विसंगतियों पर एक और द्रोणाचार्य में पूरा बताया गया है। इस पर आधारित जो कथन है वो रात की जो लाइव कक्षा होगी उसमें आपको दे दिया जाएगा। अंजो दीदी उपेंद्रनाथ अस का नाटक है जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। अंकों की संख्या 2 है, दृश्यों की संख्या 4 है। इसमें आप देखेंगे श्रीपत अंजो का भाई है, इंद्र नारायण जो कि वकील है, अंजलि का पति है, राधु नौकर है, नीरज या नीरू अंजो का बेटा है, नीलम नीरज का बेटा है, नज़ीर नीरज का मित्र है, ओमी अंजो की बहू है, अनिमा अंजो की बेटी है, मुन्नी नौकरानी है। इसकी विषय वस्तु में आप देखेंगे तो उच्च वर्ग के लोगों का यांत्रिक जीवन दिखाया गया है। अहंकारवादिता व प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का चित्रण है। मानसिक रोग से ग्रस्त महिला का चित्रण है। अभिजात वर्गीय महिला और अनुशासन प्रिय महिला का चित्रण है। इसमें अंजो के विचारों पर नाना के विचारों के प्रभाव की स्पष्ट छाप है। अंजलि के विचारों का प्रभाव नाटक के आरंभ से अंत तक दिखाई देता है, क्योंकि अंजलि अनिमा से कहती है कि वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। अंजलि यह भी कहती हैं कि बच्चों को अपनी मदद आप करने की आदत डालनी चाहिए। अंजलि ने यह भी कहा कि सुहड़ापा स्त्री का गहना है तो सदाचार पुरुष का। जीवन स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयाँ नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमा करती हैं। तो ये सब बहुत सारे कथन आपको मिलेंगे। अपने पति इंद्र नारायण के स्वभाव में हुए परिवर्तन पर अंजलि गर्व करती हैं। श्रीपत और अंजलि के विचार बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। श्रीपत को लगता है कि अंजो का व्यवहार परिवार को तोड़ देगा, इसके साथ जुर्म को मिटाना चाहिए। वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी, जो कि मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर यह कथन। इसके अलावा जो और कथन मैंने आपको बताया अंजलि का कि बच्चों को अपनी मदद आप करने की आदत डालनी चाहिए। सुहड़ापा स्त्री का गहना है तो सदाचार पुरुष का। जीवन स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयाँ हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमा करती हैं, जो अंजलि का कथन है। इसके अलावा श्रीपत का जो एक कथन है, श्रीपत का एक कथन है वो भी ध्यान दें। शिष्टाचार शादी का हो या कह लो बंधन का प्रतीक है। उधर आपके साथ शादी हुई, इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ गया। यह श्रीपत का कथन है। श्रीपत का एक कथन और लिख सकते हैं कि भिन्नता जीवन का रस है। श्रीपत का एक कथन और लिख लें, भिन्नता जीवन का रस है। भिन्नता जीवन का रस है। श्रीपत का एक कथन और, आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे, आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है। अधेड़ दिमागों की उपज है। नीरज का एक कथन, नीरज जो ओमी से कहता है, नीरज का एक कथन लिख लें, हो सकता है कि पूछा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है नीरज का एक कथन कि मुझे कीचड़ में फेंक दो, मुझे कीचड़ में फेंक दो और आशा रखो कि मैं अपने कपड़ों को उसके छींटों से बचाए रखूं। ये कैसे संभव है?
ये नीरज का कथन है, ध्यान रखना, कि मुझे कीचड़ में फेंक दो और आशा रखो कि मैं अपने कपड़ों को उसके छींटों से बचाए रखूँ, ये कैसे संभव है। तो यहाँ पर ये देखा। बाकी जो 14 है महाभोज नाटक, ये महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतर है। महाभोज का उपन्यास का नाट्य रूपांतर है, जो कि उपन्यास में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो यहाँ पर नाटक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये PDF आपको भेज देंगे। 80 52 58 जो ये नंबर है, एक बार नंबर आप देख लें। जो भी नए लोग हैं इस नंबर को देख लीजिए, इस पर आप अपना नाम लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ये PDF मिल जाएगा। और इस जो 14 नाटक का कराया गया ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट कंपटीशन एकेडमी पर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और रात में 9 बजे लाइव क्लास होगी। 14 जो नाटक हैं, इन 14 नाटक पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज की लाइव कक्षा में रात में 9 बजे होगा। अब वो देखते हैं कि कंपटीशन एकेडमी पर करा रहे हैं या द गुरु एकेडमी पर, दोनों में से किसी न किसी एक पर होगा। इसलिए दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे। बाकी कल उपन्यास कराया गया, आज नाटक कराया गया, और कल कहानी पर आधारित होगा। जो आपके पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ हैं उसमें आप देखेंगे 2 पार्ट में 21 कहानियों पर भी आधारित कल ऐसे संक्षिप्त विवरण मिलेगा। फिर परसों निबंध मिलेगा और फिर आपको अन्य विधा मिलेगा। तो यही क्रम लगातार जारी रहेगा। और अभी ये वीडियो पब्लिश हो रहे हैं और 16 तारीख तक पब्लिश होगा, क्योंकि 17 को हिंदी का पेपर है। बाकी कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा आप।